हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है शारदा बायोलॉजी क्लासेस के दूसरे क्लास में। जैसा मैंने बताया था पहले क्लास में आपको कि हमने पहले क्लास में सेल्स के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, जो बेसिक्स कंपोनेंट्स होते हैं वो हमने देखा था। मैंने बोला कि सेकंड क्लास में हम लोग ये कवर करेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया एक बहुत बड़ा टॉपिक है, एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। तो मैंने जैसा बोला था वादा मुताबिक कि मैं माइटोकॉन्ड्रिया सेकंड में कवर करूँगा। तो आज हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, किसी भी सेल को फंक्शनिंग करने के लिए इट्स रिक्वायर एनर्जी। मतलब कि किसी भी सेल्स को यदि काम करना है तो उसको एनर्जी चाहिए। वो जो एनर्जी है वो कहाँ से मिलेगा? तो वो एनर्जी ये माइटोकॉन्ड्रिया सेल को देगा। कैसे देगा, कहाँ से देगा, कैसे बनाएगा, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। सबसे पहले एक जो टिपिकल माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो कैसा होता है, उसका डायग्राम पे भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि किसी भी सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया कितने होते हैं, या फिर क्या माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर डिफरेंट सेल्स में अलग होता है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, यदि हम बात करते हैं ह्यूमंस का, ठीक है, तो ह्यूमंस के कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल होते हैं जहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, ठीक है। अब जैसे कुछ एग्जाम्पल में जैसे लीवर सेल हो गया, स्पर्म टेल हो गया, मसल सेल हो गया, हार्ट सेल हो गया, ये जितने भी आपको मैंने अभी नाम बताया, लीवर सेल हो गया फर्स्ट, स्पर्म टेल हो गया सेकंड, थर्ड हो गया आपको मसल सेल्स हो गया। ये जितने भी हैं इसमें जो नंबर्स होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के वो बहुत हाई नंबर्स होते हैं। यदि हम लीवर सेल की बात करें तो एक लीवर सेल्स में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो 10,000 से ऊपर माइटोकॉन्ड्रिया लीवर सेल्स में पाया जाता है, ठीक है। यदि हम माइटोकॉन्ड्रिया की हिस्ट्री की यदि हम बात करें कि माइटोकॉन्ड्रिया को कौन खोजा, क्या हुआ, ये सब, तो रिचार्ड एल्टमैन ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये सबसे पहले डिस्क्राइब किया था कि माइटोकॉन्ड्रिया होता है। लेकिन उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया नाम नहीं दिया था। रिचार्ड एल्टमैन ने ये बताया कि जो माइटोकॉन्ड्रिया जो हम लोग अभी बोल रहे हैं, उस टाइम में रिचार्ड एल्टमैन ने उनको नाम रखा बायोब्लास्ट। क्या नाम रखा? बायोब्लास्ट। लेकिन फिर दूसरे साइंटिस्ट आए और उन्होंने इनका नाम चेंज करके माइटोकॉन्ड्रियम रखा, ठीक है, ठीक है। तो आइए हम एक टिपिकल माइटोकॉन्ड्रिया के डायग्राम पे देखते हैं। देखिए, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, यदि उसकी हम विड्थ की बात करें, मतलब विड्थ की बात करें, उसकी चौड़ाई की यदि हम बात करें तो वो 2 माइक्रोमीटर का होता है बाय द विड्थ। यदि हम किसी एक माइटोकॉन्ड्रियम को लाइट माइक्रोस्कोप पे देखेंगे तो उसकी जो चौड़ाई होती है वो होती है 2 माइक्रोमीटर का, ठीक है। अब देखिए, मैंने पहले भी बताया था किसी भी सेल के अंदर उसकी अपनी एक इंट्रासेलुलर फ्लूइड होती है जिसको हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं। उसी तरह हमने न्यूक्लियस में पढ़ा था कि न्यूक्लियस के अंदर भी उसका एक अपना इंट्रासेलुलर फ्लूइड होता है जिसको हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म बोला था। उसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया का भी एक अपना इंट्रासेलुलर फ्लूइड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स जो होता है ये बहुत सारे कामों में हेल्प करता है, वो अभी देखेंगे। अब देखिए, ये है अपना एक टिपिकल माइटोकॉन्ड्रिया। देख रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया कैसे कुछ इस तरह का होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो डबल लेयर होता है, एक आउटर लेयर होता है, एक इनर लेयर होता है, ठीक है। और दोनों लेयर के बीच में एक स्पेस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। क्या बोलते हैं? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग। ये डायग्राम है माइटोकॉन्ड्रिया का। माइटोकॉन्ड्रिया डबल लेयर का होता है, एक आउटर लेयर होता है, एक इनर लेयर होता है, एक इनर मेम्ब्रेन होता है, एक आउटर मेम्ब्रेन होता है, और दोनों मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इतनी बात समझ में आ गई आपको? अब इस इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं और उसी इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में मैट्रिक्स भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मैट्रिक्स। अब देखिए, मैट्रिक्स के अंदर में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल, CRISTAE। एक स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग क्रिस्टल बोलते हैं। ये वाला, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये इसको बोलते हैं क्रिस्टल। अब देखिए, क्रिस्टल जो होता है ना, ये बैडमिंटन लाइक शेप होता है। कैसा होता है? बैडमिंटन लाइक शेप होता है। क्रिस्टल जो होता है इसका मेनली ये काम होता है कि क्रिस्टल के अंदर एटीपी सिंथेसिस पाया जाता है। मतलब कि एटीपी सिंथेसिस, इसको जो हम एटीपी सिंथेसिस को ब्रेक डाउन करेंगे तो उसका मतलब क्या हुआ कि जो एटीपी बनाता हो उसको हम लोग एटीपी सिंथेसिस बोलते हैं। तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए, यदि आपसे कोई पूछे कि where inside the mitochondria the ATP will be जनरेटेड, यदि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में कहाँ पे एटीपी जनरेट होता है, तो आपका सीधा जवाब होगा कि इन द माइटोकॉन्ड्रियल इंटरमेम्ब्रेन स्पेस देयर इज अ क्रिस्टल प्रेजेंट वेयर द एटीपी इज जनरेटेड, जहाँ पे एटीपी
बनती है उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्रिस्टल बोलते हैं। वहीं पे एटीपी सिंथेसिस एंजाइम होता है जो एटीपी को प्रोड्यूस करता है या जनरेट करता है। ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया। अब इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में ही माइटोकॉन्ड्रिया का अपना जीनोम होता है। क्या होता है? अपना जीनोम होता है। उस जीनोम में डीएनए होगा। सीधी सी बात हम लोग जानते हैं, डीएनए एक जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करता है, तो जीनोम में तो डीएनए ही होगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया का अपना भी डीएनए होता है, ठीक है, जो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में होता है। सबसे पहला बात यदि हम ह्यूमन जीनोम में देखेंगे, ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रिया में देखेंगे, तो उसमें 57 जो जीनोम्स होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का, ठीक है, जो मतलब कि मेजॉरिटी ऑफ जो जीनोम्स होते हैं वो मैटरनल ब्लड से आता है, मतलब माँ से आता है। और यही कारण होता है कि जब एट द टाइम ऑफ एवोल्यूशन, जब हम लोग पेट के अंदर जब बन रहे होते हैं, जब हम लोग की फॉर्मेशन हो रही होती है, तो उस टाइम में सबसे अधिक साइटोप्लाज्म माँ के ब्लड से ही ट्रांसफर होके ऑफस्प्रिंग के ब्लड में आता है। यही रीजन है, क्योंकि एट द टाइम ऑफ फ्यूजन जो मेल जो स्पर्म जो होता है ना, मेल स्पर्म में जितने भी माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, वो ट्रांसफर नहीं होते हैं ऑफस्प्रिंग में, ठीक है। ये आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दिमाग में रखना पड़ेगा। गॉट इट? तो ये एक स्ट्रक्चर था, इसमें कुछ ज़्यादा उतना नहीं है। वही है, मैट्रिक्स होता है, आउटर मेम्ब्रेन होता है, इनर मेम्ब्रेन होता है। अब आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस होता है जिसको हम लोग इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं। इस इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में उसकी एक मैट्रिक्स होती है। मैट्रिक्स मतलब फ्लूइड होता है। उस फ्लूइड के अंदर में जीनोम होता है, ठीक है, समझ में आ गया। उसी में एक स्ट्रक्चर होता है क्रिस्टल। क्रिस्टल क्या करता है? एटीपी सिंथेसिस, मतलब एटीपी बनाता है, ठीक है। यदि हम इस इंटर में देखिए, ये जो अपना जो ये मेम्ब्रेन है ना, ये वाला मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, यदि इसको हम एलोंगेट करें या जूम इन करें या लाइट माइक्रोस्कोप पे देखें, तो हमको ये वाला कुछ इस तरह का दिखता है, ठीक है। ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये इनर मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यही चीज है यहाँ पे। ये हो गया आपका इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ये वाला एरिया। ये हो गया आउटर मेम्ब्रेन, और ये जो इधर वाला पार्ट है ये आउटर मेम्ब्रेन हो गया, और ये इनर मेम्ब्रेन हो गया। आउटर और इनर के बीच में ये हो गया आपका इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। समझ में आया? ये है आपका इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ये है आउटर मेम्ब्रेन, और ये है इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। समझ में आ गया? ओके, अब चलते हैं। देखिए आउटर मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में क्या होता है, इसमें एंजाइम ऑफ यहाँ पे लिपिड मेटाबॉलिज्म का एंजाइम होता है, ठीक है। उसके बाद इसमें पोरीन्स होते हैं। एक्चुअली देखिए जो स्ट्रक्चर होता है ना आउटर मेम्ब्रेन में, इसमें होता क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया को भी अपने जो ये एटीपी जो बनाता है उसको दूसरे सेल तक भेजना होता है। तो वो कहाँ से भेजता है? तो ट्रांसपोर्टेशन इज डन विद द हेल्प ऑफ पोरीन्स। पोरीन्स की मदद से ट्रांसपोर्टेशन होता है। किस मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया से कोई भी एटीपी बन के बाहर जाएगा तो वो पोरीन्स के थ्रू जाएगा। पोरीन्स एक स्पेस होता है जहां से ये ट्रांसफर होता है, ठीक है। जो आउटर मेम्ब्रेन होता है, यदि हम इसकी परमेबिलिटी की बात करेंगे, कैसा परमेबिलिटी इसमें होता है, तो ये छोटे छोटे मतलब कि बहुत हद तक लार्ज मॉलिक्यूल्स को भी अंदर ले सकता है और कुछ हद तक स्मॉल मॉलिक्यूल्स को भी ले सकता है। लेकिन यदि उसी जगह इनर मेम्ब्रेन की बात करें तो इसकी परमेबिलिटी ना के बराबर होती है, एक्सेप्ट CO2 मैं लिख भी देता हूं कि आपको याद रहेगा। जो इनर मेम्ब्रेन की जो परमेबिलिटी होती है वो ना के बराबर होती है, लेकिन तीन चीजों को छोड़ के, एक कार्बन डाइऑक्साइड CO2, दूसरा वाटर H2O, ठीक है, CO2 H2O, ओके, एंड द थर्ड वन इज ऑक्सीजन, और तीसरा क्या? ऑक्सीजन। ये तीन चीज ही इनर मेम्ब्रेन में से पास हो सकता है और माइटोकॉन्ड्रिया के डीप इनसाइड में जा सकता है, ठीक है। तो हमने बताया था कि जो इंटर मेम्ब्रेन में क्या होता है, एटीपी सिंथेसिस होता है। जो क्रिस्टल जो एक स्ट्रक्चर मैंने बताया था उस पे एटीपी सिंथेसिस होता है, वो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में पाया जाता है, ठीक है। यही वाला स्पेस में पाया जाता है। ये आप चेन देख रहे हैं ना, ये 1 2 3 4, ये चेन के फॉर्म में होता है। इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड चेन। न्यूक्लियोटाइड्स आपको समझ में आ रहा होगा। न्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या हुआ? मैं बात कर रहा हूँ जीनोम का, मैं बात कर रहा हूँ डीएनए, मतलब कि ये जो वाला पार्ट है ना, ये डीएनए वाला पार्ट है। यहाँ पे ये क्या करेगा, ये खुद का अपना प्रोटीन भी बनाता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना 15% प्रोटीन खुद से भी बना सकता है। इसीलिए इसको हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग ये भी बोलते हैं कि ये सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स होता है। क्या होता है? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स होता है ये, क्योंकि ये 15% खुद का प्रोटीन भी बना सकता है माइटोकॉन्ड्रिया, इसलिए ये न्यूक्लियोटाइड चेन इसमें पाया जाता है। गॉट इट? उसके बाद इस इंटर मेम्ब्रेन में एक और स्ट्रक्चर होता है, इसको हम क्रिएटिन बोलते हैं ना, क्रिएटिन काइनेज।
देखिए काइनेज का मतलब क्या होता है कि ऐसा कोई भी एंजाइम जो कुछ बनाएगा वो काइनेज होता है, ठीक है, मतलब ASE लग जाता है उसमें, है ना। ये कोडवर्ड होता है कोई भी चीज को समझने के लिए। जो काइनेज है ना ये ASE, इसका मतलब क्या होगा कि ये फॉर्म कर रहा है, ये ब्रेकडाउन नहीं कर रहा है, ये फॉर्म कर रहा है। तो ये किसका फॉर्म कर रहा है, ये क्रिएटिन का फॉर्म कर रहा है। अब जो क्रिएटिन काइनेज होता है ना वो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में ही पाया जाता है, गॉट इट। अब हम बात करते हैं इनर मेम्ब्रेन की। देखिए इनर मेम्ब्रेन में भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। सबसे ऊपर चलते हैं, देखो यहाँ पे ATP सिंथेसिस है। मैंने बताया था जो क्रिस्टल होता है, क्रिस्टल एक्चुअली बैडमिंटन लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसके उसी के अंदर में ATP सिंथेसिस होता है। ATP सिंथेसिस ATP को बनाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ट्रांसपोर्टर है, वही पोरीन स्ट्रक्चर्स हैं जहाँ पे ये ट्रांसपोर्ट्स होते हैं। मतलब कि यदि माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ बाहर से आएगा उसको सबसे पहले कहाँ से क्रॉस करना पड़ेगा, आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन से फिर हो जाएगा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, उसके बाद फिर जाएगा इनर मेम्ब्रेन में। इनर मेम्ब्रेन में हमको पता है कि तीन ही चीज का ट्रांसपोर्ट हो सकता है डीप इनसाइड, वो क्या, CO2 H2 and O2। मतलब ट्रांसपोर्टर जो है इससे मात्र तीन ही चीज निकल सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड ऑक्सीजन, ठीक है। ये बहुत डीप, मतलब ये समझने वाली बात होती है कि ट्रांसपोर्टर से तीन ही चीज से पास हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। उसके बाद ATP सिंथेसिस हमको समझ में आया कि ATP बनाता है, इसी में हम लोग को पढ़ना होता है क्रेब्स साइकिल वगैरह सब। ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होता है, वो हम लोग सब पढ़ेंगे, क्रेब्स साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ ऊपर देखते हैं कि एक माइटोकॉन्ड्रिया कैसा दिखता है। उसके बाद अब जो आप ये वाला देख रहे हैं कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर, इसको हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेटरी चेन। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया ATP फॉर्मेशन करता है तो इस रिक्वायर्ड ऑक्सीजन, आप ऑक्सीजन लेने के लिए इसको रिस्पायर करना पड़ेगा, मतलब गैसियस एक्सचेंज इसमें होगा। तो गैसियस एक्सचेंज होगा तो उसके लिए एक अलग मैकेनिज्म पाया जाता है जिसको हम लोग रेस्पिरेटरी चेन बोलते हैं। रेस्पिरेटरी चेन में क्या होता है, ये गैसियस एक्सचेंज करता है, गैसियस एक्सचेंज करने के ही थ्रू इसको ऑक्सीजन मिलता है, जिससे ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन करता है, यहाँ पे ATP बनता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं नीचे वाले सेक्शन में जो है एंजाइम ऑफ ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म। कुछ एंजाइम्स होते हैं जो ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म करते हैं, क्योंकि इनको ATP चाहिए तो ये ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म करेगा तो ही इसको ATP मिलेगा, ठीक है, समझ में आ गया। ये एक माइटोकॉन्ड्रिया का फुल स्ट्रक्चर था, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है। अभी हार्ड होगा जब हम लोग ETA साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ेंगे तब हम लोग को हार्ड लगेगा, अभी ठीक है, अभी कोई दिक्कत। यदि हम माइटोकॉन्ड्रिया की यदि हम जनरल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये रिबन शेप्ड का होता है। कैसा होता है, रिबन शेप्ड का होता है, और ये पूरे सेल्स के चारों तरफ फ्री फ्लोटिंग होता है, ये कहीं भी जा सकता है, इसका मन मर्जी है, इसको कोई रोक टोक नहीं सकता। इसका मन होगा तो हम आज कोने पे हैं तो इसका मन करेगा तो मैं नीचे चल जाऊंगा, इसका अपना मन मर्जी, क्योंकि ये भाई ये एनर्जी सेल को प्रोवाइड करता है, तो इसको कोई रोक टोक नहीं होता, ये कहीं भी जा सकता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया सेल में फ्री फ्लोटिंग होता है, पूरे साइटोप्लाज्म में कहीं भी ये अपना जा आ सकता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म के बीच में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो इस पोलिन्स के थ्रू ही होता है। तो यदि सेल से कुछ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा तो वो पोलिन्स के थ्रू ही जाएगा, यदि माइटोकॉन्ड्रिया से कुछ सेल्स के अंदर जाएगा तो वो इस पोलिन्स के ही थ्रू जाएगा। और मैंने इससे पहले बताया था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो डिफरेंट सेल्स में डिफरेंट नंबर में पाया जाता है, गॉट इट। तो मैंने बताया अभी एग्जाम्पल भी दिया, जैसे मान लीजिए कि यदि हम लिवर सेल की बात करें तो सबसे अधिक जो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है हमारी बॉडी में वो लिवर सेल में पाया जाता है, उसकी नंबर होती है 10,000 से भी ऊपर, ठीक है। यदि हम हार्ट की बात करें, क्योंकि यहाँ पे एक पॉइंट समझने वाली बात होती है कि हार्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इंटेंसिव ऑक्सीडेशन करता है, मतलब इसको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए क्योंकि ये 24/7 वर्क करता है। तो जो इंटेंसिव ऑक्सीजन रिक्वायर्ड जो ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि हार्ट हो गया जिसको बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, तो वहाँ पे जो ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, ये बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इसको एक्टिव रहना पड़ता है। उस केस में ये क्या करता है, ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से रिस्पायर करता है, ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से ऑक्सीजन लेता है और बहुत ज़्यादा तेज़ी से ATP फॉर्मेशन करता है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो होता है, फॉस्फोराइलेशन, वो हार्ट में बहुत ज़्यादा तेज़ी से होता है, ठीक है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया, इसको हमने बोला सेमी ऑटोनोमस भी होता है, 50% का प्रोटीन ये खुद भी बना सकता है। अब हम आगे देखेंगे इसका जनरल स्ट्रक्चर।